स्वागत है आपका पुनः एक बार राजनीति विज्ञान के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीणा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत शीघ्र ही हम चार्टर एक्ट 1793 का पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग इस एक्ट के मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। तो चलिए आज हम इस एक्ट को यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे और इस एक्ट के मुख्य प्रावधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस एक्ट के मुख्य प्रावधानों के ऊपर विचार विमर्श करने से पहले क्यों ना ब्रिटेन और तात्कालिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय प्रशासन के समक्ष जो चुनौतियां थी और जो परिस्थितियां थी उन पर थोड़ा सा दृष्टिपात कर लिया जाए कि तात्कालिक ब्रिटेन में और तात्कालीन भारत में किस तरह की परिस्थितियां उस समय मौजूद थीं, जिनके अंतर्गत इस एक्ट को लाना ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए अपरिहार्य हो गया। तो तात्कालिक परिस्थितियों की अगर बात हम करें तो आप सबको विदित है, पिछले व्याख्यान में भी चर्चा में आ चुका है कि 1786 का जो अधिनियम था, जो कि मुख्य रूप से एक संशोधन अधिनियम था, जिसने 1784 के एक्ट में एक संशोधन किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेष रूप से गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की ही शक्तियाँ प्रदान की। और क्योंकि आपको विदित है कि कॉर्नवालिस विलियम पिट्स, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनसे अच्छी तरह परिचित था, दोनों में अच्छे संबंध थे। और कॉर्नवालिस का उस समय के हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा में भी एक अच्छा प्रभाव था। इसी कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्ति देने के लिए 1786 का एक संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की ही शक्तियाँ एक ही पद में, यानी कि गवर्नर जनरल के पद के अंतर्गत केंद्रित कर दी गई। दूसरी जो परिस्थिति की अगर हम बात करें तो वो थी 1788 की घोषणा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको विदित है कि हेनरी डुंडास, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पहला अध्यक्ष था, उस समय भी वही अध्यक्ष थे, और विलियम पिट्स द यंगर, इन दोनों में बहुत अच्छी आपस में मित्रता थी। और हेनरी डुंडास का उस समय की तात्कालिक पिट्स की गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव था, और इसी कारण वो अपने प्रभाव की वजह से अक्सर निदेशक मंडल, जो कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, उसके साथ उसका विवाद होता रहता था। तो इसी विवाद का एक परिणाम निकलकर एक हेनरी डुंडास के आदेश से आया कि हेनरी डुंडास ने 4 रॉयल रेजिमेंट्स भारत के लिए नियुक्त किए, और उनका जो खर्च था वो भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया, जिसका कंपनी ने विरोध किया, क्योंकि कंपनी की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। और ऐसी स्थिति में 4 रॉयल रेजिमेंट का खर्च भी भारत के कंपनी के राजस्व पर डाल देना कंपनी को रास नहीं आया। डायरेक्टर्स ने उसका विरोध किया, जिसका निराकरण करने के लिए 1788 का एक घोषणा अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। ये इस घोषणा में स्पष्ट कर दिया गया कि संसद के समक्ष कंपनी को अपना वार्षिक वित्तीय लेखा प्रस्तुत करना होगा। ये प्रावधान एक कर दिया गया। अब तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेनरी डुंडास से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विवाद की वजह से संसद ने इस तरह का एक प्रावधान पारित कर दिया, जिसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय लेखा जो कि कंपनी का होता था, उसका प्रस्तुतिकरण संसद के समक्ष करना अनिवार्य कर दिया गया। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी के जो वित्तीय मामले थे अब वो भी क्राउन के मंत्रालय के अधीन आ गए। हमको पहले से ही जानकारी है कि धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के भारत स्थित प्रशासन के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। तो ये पहला एक कदम था, जिसमें कि कंपनी की वित्तीय मामलों को भी कुछ हद तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नियंत्रित करने की कोशिश की। अगली परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जो चार्टर था
ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो उसका लाइसेंस उसकी अवधि समाप्ति की ओर थी, जिसका नवीनीकरण निदेशक मंडल चाहता था और ये नवीनीकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही करना था। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के समक्ष एक मजबूरी भी थी कि अगर कोई नया प्रावधान ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से इस एक्ट के माध्यम से लादा जाता है तो उसे कंपनी को स्वीकार करना होगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ उस समय की इस तरह परिस्थितियाँ थी जिसमें कंपनी कुछ हद तक मजबूर भी थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चलते, जो कि 1784 के पिट्स एक्ट का एक उत्पाद था, काफ़ी हद तक कंपनी अपने आप को राजनीतिक रूप से तो बंधा हुआ पा ही रही थी, लेकिन अब 1788 की एक इस अधिनियम की इस घोषणा ने कंपनी को वित्तीय मामलों में कुछ हद तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन ला दिया था। तो अब हम बात करते हैं सीधा जो मुख्य प्रावधान थे इस एक्ट के, उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एक्ट के माध्यम से नहीं लाए गए, परंतु फिर भी इस पे विचार करना, क्योंकि एक भारत के संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसकी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसके जो मुख्य प्रावधानों की श्रृंखला में जो पहली इसका जो प्रावधान था वो ये था कि कंपनी को, क्योंकि आपको पता है कि 1773 के एक्ट से अगले 20 वर्षों के लिए उसका जो लाइसेंस था, अनुज्ञा पत्र था, उसको रिन्यू किया गया था। अब ये अवधि खत्म होने को थी, अतः पुनः कंपनी को व्यापार हेतु अधिकृत करने के लिए चार्टर एक्ट 1793 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था और अगले 20 वर्ष के लिए पुनः कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करके इसकी अवधि को पुनः 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये एक बड़ा मुख्य प्रावधान, और इसको चार्टर एक्ट कहने के पीछे कारण भी यही है, क्योंकि इसने चार्टर, कंपनी का जो चार्टर था, जो कि आपको विदित है, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांट किया था, उसको जो बारंबार नवीनीकृत करते आ रहे थे, उसको इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नवीनीकृत किया और उसकी जो अवधि थी वो अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दी। तो ये एक मुख्य प्रावधान था, इसी कारण इस एक्ट को चार्टर एक्ट भी कहा गया। दूसरा प्रावधान जो था कि जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता था वो ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड और उसके सभी कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व पर भारित कर दिया गया, यानी कि अब उसका भार कंपनी पर डाल दिया गया। जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश राजस्व के अधीन था, अब उनको वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी कर्मचारी और उसके अधिकारियों सभी का वेतन जो है भारत के कंपनी के राजस्व पर डाल दिया गया। निश्चित रूप से कंपनी के लिए एक बड़ी मुश्किल स्वीकारोक्ति होगी, परंतु क्योंकि उसे अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना था, भारत पर व्यापारिक एक अधिकार भी कायम रखना था, तो उसकी मजबूरी थी कि इस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से उन पर लागू किए जाते वो उन्हें स्वीकार करने ही थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान इस एक्ट का था कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे उनको भी अपने परिषद के निर्णय को ओवरराइड यानी कि उनके उलटने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब दोनों पदों की शक्तियाँ दी गई तो साथ साथ उसको ये भी शक्ति दी गई कि वो अपने परिषद के जो निर्णय थे उनको ओवरराइड कर सकता था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये शक्ति गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रेसिडेंसीज यानी कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के गवर्नर को भी दी गई कि वो कतिपय मामलों में, कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं, केवल कुछ मामलों में जो युद्ध और शांति से ज़्यादातर संबंधित थे, सुरक्षा से संबंधित थे, ऐसे मामलों में अपने परिषद के निर्णय का उल्लंघन कर सकते थे। यानी कि अगर परिषद के निर्णय गवर्नर जनरल से असहमति में आते या उसके विरोध में आते तो भी गवर्नर जनरल अपने निर्णयों को लागू कर सकता था। तो यह शक्ति जो कि 1786 के अमेंडमेंट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई थी, अब ये शक्ति इस चार्टर एक्ट के माध्यम से प्रेसिडेंसीज के गवर्नर तक भी विस्तारित कर दी गई। ये अगला प्रावधान हम देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया था कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं वो ब्रिटिश सरकार की ओर से ही समझे और माने जाने चाहिए। तो ये बहुत पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करते जा रही थी और उन्होंने अपने अधिनियमों में इस बात की घोषणा भी करनी शुरू कर दी थी कि कंपनी के भारत स्थित क्षेत्र एक तरह से
ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन है, ब्रिटिश सरकार के अधीन है। तो यहाँ पर ये एक प्रावधान इसमें कहा गया। एक अन्य जो प्रावधान इसमें जोड़ा गया था वो था कि बंगाल से गवर्नर जनरल जब अनुपस्थित रहे, यानी कि मान लीजिए कि गवर्नर जनरल किसी प्रेसिडेंसी के दौरे पर निकलते हैं तो उस समय उनकी अनुपस्थिति में वह अपने परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक अस्थायी उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे, जो किसकी प्रकृति अस्थायी थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में एक उपाध्यक्ष उनके कार्य को देखेगा। तो ये एक प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि गवर्नर जनरल की शक्ति को और सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए और इस बात का स्पष्ट संकेत देने के लिए एक प्रावधान इसमें और ये किया गया कि जब भी गवर्नर जनरल किसी प्रेसिडेंसी के दौरे पर हो तो गवर्नर का पद भी जो है गवर्नर जनरल का माना जाएगा। यानी कि गवर्नर जनरल अगर किसी प्रेसिडेंसी में मौजूद होता है तो उस समय सुपरसीडिंग अधिकारी जो है, सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल ही माना जाएगा। तो ये अक्सर हम आज की तारीख में भी लोक प्रशासन के संदर्भ में भी देखते हैं कि जब विभाग का उच्च अधिकारी आते हैं तो निम्नतर अधिकारी की तुलना में उच्चतर अधिकारी ही उस समय अध्यक्षता ग्रहण करते हैं। तो ये उसी तरह का एक प्रावधान था जिसका उल्लेख इस 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया। प्रावधानों की अगली श्रृंखला में हम देखते हैं कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को, यानी कि गवर्नर जनरल्स और प्रेसिडेंसीज के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि बिना अनुमति के, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं है। और यदि वो ऐसा करते हैं तो एक तरह से उनका इस्तीफ़ा माना जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कंपनी के अब अधिकारी बिना सरकार के, ब्रिटिश सरकार की अनुमति के भारत का क्षेत्र छोड़कर नहीं जा सकते थे। एक और जो ध्यान रखने वाला एक प्रावधान इसमें यह था कि कमांडर इन चीफ, इससे पहले आपको विदित होगा, इससे पहले के व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की है कि कमांडर इन चीफ स्वतः ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य हो जाता था। जो भी व्यक्ति गवर्नर जनरल की एक एक्स ऑफिसो इस पद को माना गया था, यानी कि जो भी व्यक्ति कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त होता वो स्वतः ही गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होता था। परंतु इस 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया, इस प्रावधान को हटा दिया गया और ये इसमें अंकित किया गया कि कमांडर इन चीफ अब परिषद का सदस्य नहीं होगा, यानी कि वह स्वतः एक्स ऑफिसो जिसको हम कहते हैं, जैसे कि जिसको कि हम हिंदी में पदेन कहते हैं, अब कमांडर इन चीफ जो भारत का था, भारत का सबसे बड़ा जो सैन्य अधिकारी था, अब वो स्वतः परिषद का सदस्य नहीं होगा, वो पदेन सदस्य नहीं होगा। हाँ, ये इसमें अंकित कर दिया गया कि यदि निदेशक मंडल चाहे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल चाहें तो उसे परिषद का सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो स्वतः परिषद का सदस्य नहीं माना जाएगा, जो कि इस चार्टर एक्ट से पहले माना जाता था। तो ये एक भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसमें प्रावधान था। इसके पश्चात सभी खर्चों के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ये एक वित्तीय भार कंपनी के व्यापार पे लाद दिया गया। तो धीरे धीरे हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार कंपनी के राजस्व पर या उसके राजस्व में धीरे धीरे सेंध लगाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि कंपनी को भारत के साथ और भारतीय क्षेत्र पे एक अधिकार व्यापार का प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश पार्लियामेंट इस अधिकार को, इस एक अधिकार को कहीं ना कहीं अपने वित्तीय लाभ के लिए भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर रही थी। तो ये प्रावधान स्पष्ट रूप से इस चीज़ को यहाँ पर प्रकाशित करता है और उल्लेखित करता है कि 5 लाख रुपए का सालाना भुगतान ब्रिटिश सरकार को कंपनी को करना होगा। इसमें एक प्रावधान और भी महत्वपूर्ण था कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। अब ये भी अपने आप में स्पष्ट है कि धीरे धीरे इस जो कंपनी का एक अधिकार था उसमें भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनियों के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का प्रावधान कर दिया गया, यानी कि वो चाहें तो वो भी अपने व्यक्तिगत और निजी स्तर पर व्यापार कर सकते हैं और इसे विशेष अधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता था। और इसने एक तरह से चीन के साथ जो अफीम का व्यापार था ब्रिटेन का, उसको फैसिलिटेट
करने का काम भी किया और उसको सुचारू करने के उद्देश्य से भी, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्रावधान का यहाँ पर इस्तेमाल किया ताकि यह भारत के जो कंपनी के अधिकारी थे या कर्मचारी थे चीन के साथ जो है इस अफ़ीम के व्यापार को और अधिक बढ़ा सकें और ब्रिटेन को और अधिक राजस्व प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रावधान को यहाँ पर इस चार्टर एक्ट 1793 में स्थान दिया गया। डिविडेंड का जो भुगतान था, यानी कि जो लाभांश कंपनी जो अपने कारोबार पे मुनाफा कमाती है और उस पर निवेशकों को जो लाभांश दिया जाता था, इस एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया कि ये लाभांश अब 8% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा। यानी कि पहले जो कंपनी डिविडेंड देती थी अपने लाभांश में से अपने निवेशकों को जो 8% के हिसाब से भुगतान करती थी, अब उसे 10% के हिसाब से भुगतान करना होगा। शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ये भी एक राजस्व का एक नया स्रोत गवर्नर जनरल के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खड़ा किया ताकि कंपनी को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो और वो उस राजस्व में से कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी प्राप्त हो, यानी कि ब्रिटेन को भी प्राप्त हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शराब बिक्री के लिए पहली बार लाइसेंस जारी करने का अधिकार गवर्नर जनरल को इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। सिविल सेवा के सदस्यों में से जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ये पहले भी प्रावधान किया गया था और इसमें पुनः इसको दोहराया गया कि सिविल सेवा के सदस्यों में से जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त करने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल के पास है। तो पीस ऑफ जस्टिस क्या होता था? पीस ऑफ जस्टिस एक निम्नतम श्रेणी का हम न्यायाधीश के रूप में समझ सकते हैं, जिसका ये कार्य था कि वो अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के संदर्भ में अपने अंग्रेज उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहे और उनकी सहायता करे। तो ये इस तरह का एक पद के रूप में इसे समझा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान और था कि इस 1793 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश हस्तक्षेप की नीति को दोहराया गया। हमने ये देखा था कि विलियम पिट्स ने जब 1784 में पिट्स एक्ट पारित करवाया तो उसमें इस बात को दोहराया गया था कि ब्रिटेन का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक विस्तार करना नहीं है। वो नहीं चाहते कि भारत के क्षेत्र अधिकारों को हड़पा जाए, पे कब्जा किया जाए और अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ये नीति स्वरूप जो है एक्ट में 1784 में भी प्रकाशित किया गया था और इस एक्ट में पुनः इस बात को दोहराया गया कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन की कहीं भी ये मंशा नहीं है कि वो भारत में अपने औपनिवेशिक विस्तार को गति दे या अधिक से अधिक क्षेत्रों पर ब्रिटेन का कब्जा करे। तो ये निश्चित रूप से शाब्दिक रूप से एक्टों में कहा गया था, लेकिन वास्तव में जब हम कंपनी के कार्यकरण को भारत में देखते हैं तो ये पाते हैं कि शाब्दिक रूप से भले ही इस नीति का उल्लेख एक्ट में किया गया था, लेकिन धरातल पर और यथार्थ में कंपनी ने विस्तारवादी नीति अपनी कभी नहीं छोड़ी और वो हमेशा नए नए क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयास में लगे रहते थे। और इस कार्य को आगे भी जो गवर्नर जनरल आए उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भले ही इस एक्ट में ये प्रावधान अंकित किया गया था, लेकिन धरातल पर इस प्रावधान का कोई प्रभाव हमें कंपनी के गतिविधियों पर या उसकी विस्तारवादी नीति पर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर प्रावधान में ये कहा गया कि विस्तारवाद की जो नीति है वो ब्रिटेन की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है, तो इसको नहीं किया जाएगा, लेकिन धरातल पर ये हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ विशेष मुख्य प्रावधान थे 1793 के चार्टर एक्ट के, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसकी जो अगली कड़ी है वो 1813 का चार्टर एक्ट है और बहुत जल्दी हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट और उसके मुख्य प्रावधानों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कई इतिहासकार और विद्वान ये भी मानते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट अधिक क्रांतिकारी था, अधिक महत्वपूर्ण था, उसके प्रावधान अधिक प्रभावकारी थे, क्योंकि उस एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था भारतीय क्षेत्र पर, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो हम उसको विस्तार पूर्वक अगले वीडियो व्याख्यान में समझने की कोशिश करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी कमेंट्स हों या जो भी आपके प्रश्न हों इस एक्ट के संदर्भ में या इस वीडियो व्याख्यान के संदर्भ में, आप उनको निश्चित रूप से इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्रकाशित करें और उनका
निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से उत्तर देने का, उनको हल करने का, या आपकी कोई जिज्ञासा हो उसको सॉल्व करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों का उत्तर एक निश्चित समय के भीतर आप तक पहुंचा दिया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर।